हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे हम लोग एबीटीए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग फिर से एबीटीए का एक नया पेज सॉल्यूशन करेंगे जिसका पेज नंबर है SC82। पूरा पीडीएफ जो इस पेज का पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग पेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं जब सॉल्व करूँगा सभी लोगों को पता है स्क्रीन को क्वेश्चन फ्लैश होगा, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मैं तो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चन तो स्क्रीन के ऊपर आ जा रहा है, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए। खुद करना फिर देखना कि मैं जो कर रहा हूँ आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो खुद को ऐसे करके एनालिसिस कीजिए और हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हमने 3 पेजेस करा चुका है इस एबीटीए का। तीनों का ही लिंक जो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके या आप लोग वहाँ से लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद अभी आपके एग्जाम में अभी जो आएगा, हम लोग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा एबीटीए को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें ओवरऑल सिलेबस के ऊपर भी करना पड़ेगा। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ आप लोगों को एग्जाम का पहले रेडी करवा के आप लोगों को छोड़ूंगा। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेक्शन ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज फॉर्म 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज का बना है 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। फाइंड द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो बोला है एक हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस कितना है, फोकस है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का मतलब है 2 एफ का मतलब r/2, तो साइन कन्वेंशन का वजह से यहाँ से 15 होगा। तो यहाँ पर मेरा फोकस है इसका। यहाँ पर अगर उसका फोकस है तो हम लोग इमेज को कहाँ रखने से हमारा मैग्निफिकेशन 3 होगा। अब 2 केस हो सकता है, मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस नहीं बोला, 2 पॉसिबल पोजीशन बोला है, तो मैग्निफिकेशन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो एक बार हम लोग मैग्निफिकेशन को प्लस लेके कैलकुलेट करेंगे, एक बार मैग्निफिकेशन को माइनस लेके कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक बार वर्चुअल इमेज एक बार रियल इमेज, दोनों के लिए करेंगे। केस 1 जब मैग्निफिकेशन मेरा +3 है तब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे निकालना है। तो मैग्निफिकेशन +3, मैग्निफिकेशन का मतलब है v/u, दैट इज ये क्या है 3 दिया है, ठीक है। हमारे पास मिरर का इक्वेशन क्या पता है, 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन साइन कन्वेंशन का वजह से हम लोग इधर क्या लिखेंगे, माइनस, इधर लिखेंगे माइनस। सो 1/v - 1/u = -1/f। क्योंकि साइन कन्वेंशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा इधर होगा नेगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव। देखिए अभी ऊपर नीचे अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो ऊपर नीचे अगर मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं तो u/v - u/u = -u/f अगर कर दूं तो v/u का मतलब है मैग्निफिकेशन, तो u/v का मतलब क्या होगा 1/m - 1 = -u/f। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1/m का मतलब क्या है, m का मतलब है 3, तो 1/3 - 1 = -u। f का मतलब क्या है, -15। सो माइनस माइनस कट गया, सो 3 1 - 3 = u/15। सो u क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 इंटू, ये तो क्या है u है, -2/3 इंटू 15, 3 × 5 दैट इज -10। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर, मतलब मेरा 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट पॉसिबल पोजीशन 10 सेंटीमीटर पर आ गया। तो फर्स्ट पोजीशन मेरा क्या आ गया, इधर आंसर लिख दिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, u है -10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर। और ये क्या इमेज बन रहा है बोलिए तो, क्योंकि हमारा फोकल है 15, ये है 10, तो मेरा मतलब फोकस का आगे पोल और फोकस के बीच में है, तो ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगा हमारा वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बन रहा है हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। अभी केस 2 जब मैग्निफिकेशन होगा हमारा नेगेटिव तो क्या होगा, तो केस 2 मैग्निफिकेशन होगा -3, तो ये -3 हो गया। सो अभी हम लोग सेम फॉर्मूला लगा के करेंगे, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा, इधर हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा साइन कन्वेंशन, लेकिन यहाँ पर m का जगह क्या हो जाएगा 1/-3, क्योंकि मैग्निफिकेशन नंबर माइनस हो रहा है, -3 - 1 - u/f का वैल्यू क्या है -15। देखिए f का वैल्यू क्या है -15, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u/15
इक्वल्स टू -1/3, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 पड़ा रहेगा, सो 1 + 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, दैट इज -4/3, -4/3। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/3 इंटू 15, 3 इंटू 5 दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, सेकेंड पोजीशन 20 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये फोकस के बाद हो रहा है, तो मतलब ये क्या इमेज फॉर्म होगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज होगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, ये वाला u1 पकड़ लीजिए। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, दोनों पोजीशन पूछा है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पोजीशन u2 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये एक रियल इमेज फॉर्म करेगा। ये है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन दिया था, देख पाए कैसे करते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 क्या बोला है, और सॉरी 1 का ही और का एक क्वेश्चन है, 1 का और का एक क्वेश्चन है, पहले उसको करते हैं। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, विद बोथ सरफेस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब R1 = R2, दोनों का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको से बोल दीजिए R1 = R2 = R में बोल दे रहा हूँ। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमारा इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 अगर रहा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। अभी देखिए हमारा साइन कन्वेंशन में पता है, सो R1 = तो हमारा R है, लेकिन R2 = हमारा -R है। क्यों -R है सर, क्योंकि ये वाला मेरा R1 देखिए, R1 इसका इस तरफ है, इसका जो सरफेस है इसके लिए R1 है इस तरफ, तो इस तरफ जो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला R2 है तो इसके लिए R2 इस तरफ है, इस तरफ जो रहेगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब साइन कन्वेंशन। तो इधर अगर हम लोग का फॉर्मूला में बिठा दे 1/f = μ-1 1/r, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/r, क्योंकि माइनस और माइनस हो रहा है 1/r। सो हमें क्या मिला 1/f = डायरेक्ट वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं। f का वैल्यू क्या है 10, 1/10, म्यू का वैल्यू क्या है 1.55 -1 1 + r 1 + r, तो क्या होगा 2/r। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 - 1, तो 0.55 इंटू 2, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, सो क्या होगा 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 1, तो 1.1 इंटू 10 दैट इज 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 5 10 1 1.1 2 5 10 1 2 5 10 11, तो हमारा एक मिनट यहाँ पर मैंने गलत किया, इसको 2 5 10 0 2 5 10 11 नहीं 1.1 इंटू 10 ठीक है किया था 11 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। सो ये है 1 का और का आंसर, इसको लिख लीजिए, ये है 1 का और का आंसर क्या है 11 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए ये वाला लिख लिए, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। खुद वीडियो पॉज करके भी करने का कोशिश कीजिए, मैं तो करवा दे रहा हूँ लेकिन आप भी करने का कोशिश कीजिए, खुद कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट सिग्नल। तो ऑप्टिकल फाइबर का डेफिनेशन मैंने पढ़ाने का टाइम भी बोला था, ऑप्टिकल फाइबर्स है मेड ऑफ प्लास्टिक और ऐसे फाइबर से बना है जिससे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग सिग्नल भेज सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिग्नल मतलब एनर्जी कुछ भी लॉस के बिना हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जब सिग्नल भेजते हैं वो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं। अभी ऑप्टिकल फाइबर कैसे ट्रांसमिट सिग्नल करता है उसको मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऐसा टाइप का ऑप्टिकल फाइबर होता है, एक डबल लेयर, कोर और क्लैडिंग, दो टाइप का लेयर होता है। कोर है इनर सरफेस, क्लैडिंग है आउटर सरफेस। कोर है इनर सरफेस, क्लैडिंग है आउटर सरफेस। तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर को हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग, और इसको बोलते हैं कोर। तो कैसे जाता है, टोटल ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ऐसे करके सिग्नल जाता है, फिर रिफ्लेक्ट करके इधर आता है, फिर ऐसे करके सिग्नल जाता है, फिर रिफ्लेक्ट करके इधर आता है, फिर ऐसे करके सिग्नल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल,
ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, फिर ये भी है क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल है, ये भी क्रिटिकल एंगल है। तो ऐसे करके हमारा ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका और का एक क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या दिया है, 2 का और का क्वेश्चन। 2 का और क्या बोला है, 2 का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बोला है सो दैट लाइट रे विल पास थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5 इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो बोला है यहाँ से अगर लाइट जाएगा ऐसा करके पास होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 डिग्री हमें प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन इनवर्स 0.33 का वैल्यू कितना दिया है, 19 डिग्री, ये वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारा गिवन है। तो जब पास करेगा हमें निकालना है। तो ये I1 का मतलब है ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला क्या I2, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बोला इक्वी एंगुलर प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या 60 डिग्री है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, अभी देखिए अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगर इफ R2 अगर हमारे थीटा सी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्रिटिकल एंगल, तो हमारा तब क्या होगा, I2 का वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा। तब हम लोग साइन थीटा सी का वैल्यू R2 इक्वल्स टू साइन थीटा सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/μ दैट इज 1/1.5 लिख सकते हैं। अगर पास नहीं करें ये वाला वैल्यू होगा, सो मतलब R2 का वैल्यू होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5, ये वाला वैल्यू होगा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग आगे काम में लगाएंगे। सो देखिए हमारे पास क्या पता है, टोटल एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसका वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। सो यहाँ से हमारा R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, सॉरी R1 का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस ऑफ R2, तो 60 डिग्री R2 का वैल्यू क्या है वो वाला साइन इनवर्स 1/1.5, ये वाला वैल्यू रहेगा R1 का वैल्यू। इसको 1.5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो साइन इनवर्स 1.5 को 2/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको मैं 2/3 लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स 2/3, सॉरी साइन इनवर्स 2/3 भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अभी हमें क्या पता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट में स्नेल्सन लॉ लगाते हैं, सो क्या होगा, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1, तो साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1 का जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ये पूरा है R1 का वैल्यू, तो ये पूरा R1 का वैल्यू 60 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 2/3, ये वाला होगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी को अगर मैं फॉर्मूला में तोड़ दूं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला में आ जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2/3 माइनस कॉस ए दैट इज कॉस 60 डिग्री साइन बी दैट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स, मैं इसको मिटा रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/3, ये वाला फॉर्मूला हमारा हुआ। तो देखिए म्यू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। अब देखिए साइन इनवर्स 2/3, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर अगर 2/3 है साइन इनवर्स, तो ये वाला हमारा अगर थीटा है तो ये 2k होगा, ये 3k होगा। अब सभी लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर वैसे ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा 9 - 4 √5 हो जाएगा ना, ये वाला √5k। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये वाला है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, याद आ रहा है ऐसा साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में ट्रांसफर करें तो √5/3 होगा ना, √5/3 होगा, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। हाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या है, कॉस 60 का 1/2, साइन ऑफ साइन इनवर्स मतलब कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा 2/3 पड़ा रहेगा। सो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कट गया, तो √3/2 इंटू √5/3 माइनस 1/2 इंटू 2/3, तो 2 कट गया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा म्यू √3 कट गया, सो √5, देखिए यहाँ पर √3 कटेगा तो क्या होगा 2√3, यहाँ पर क्या पड़ा रहेगा -1/3। तो अल्टीमेटली मेरा इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करके ये वाला आ रहा है। इसको पहले लिख लीजिए, मैं ऊपर से फिर से मिटा के लिखूंगा, यहाँ तक पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए
√5, यहाँ पर √3 हमारा हो चुका है, नीचे √3, ठीक है। √3/2 साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ चुका है √5/2 √3 माइनस ये कट गया माइनस 1/3 भी मिटा के हम लोग ऊपर से फिर से लिखेंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सो देखिए इसको मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या होगा, साइन ऑफ I1 इक्वल्स टू म्यू इंटू 5/2 √3 माइनस 1/3। अभी म्यू का वैल्यू क्या है 1.5, 1.5 का मतलब है 3/2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 इंटू 5/2 √3 माइनस 3/2 इंटू 1/3। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करेंगे तो 3 कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा 5 √3/4 माइनस 1/2। ये वाला हमारा पड़ा है 5 √3/4 माइनस 1/2। अभी देखिए इन सबका वैल्यू हमें पता है। सो 5 √3 का वैल्यू क्या है 1.732/4 माइनस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो ये भी सॉल्व करना, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं पहले भी। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स ही दिया है तो क्या करेंगे 2 2 4, 2 8 16, 1 13, 2 6 12, 1 से तो 0.866। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 4 8, 2 3 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 3 15, 1 15 16, 1 5 4 20, 21, 2.166 माइनस 0.5। ये वाला रह रहा है, यही हो रहा है। हाँ ठीक है, यही हो रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा सब कुछ कैलकुलेशन ठीक हो रहा है। तो मैं थोड़ा इधर चेक कर ले रहा हूँ, √3/2 इधर √3, नीचे √3 आ गया, √5/3 √5/3 ठीक है। मैंने √3 कर लिया, 5/2 √3 तो 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है हो रहा है, कोई नंबर गलत नहीं हो रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो 6 5 5 और 6 होने से ये होगा ठीक है 1/2 साइन इनवर्स 2/3 1/3 3/2 ठीक है 0.665 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो साइन ऑफ I1 का वैल्यू ये आ रहा है, तो यहाँ पर I1 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो गया, साइन इनवर्स 1.665 कैसा आ गया, साइन इनवर्स 1.665 तो नहीं आना चाहिए था, इधर कहीं पर गलती हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा तो नहीं होगा। मैं थोड़ा फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, रुकिए। 60 डिग्री साइन इनवर्स 2/3, तो साइन इनवर्स 2/3 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए कॉस बी 2/3 तो नीचे 3 होगा, तो 9 माइनस 4 5 √5 ठीक है। तो √5/3 तो √5 ऊपर कटेगा तो यहाँ पर √3 होगा ठीक है। 1/2 1/2 1/3 हो गया ठीक है। म्यू का वैल्यू है 1.5 मतलब 3/2, तो √5 √3 नीचे √3 था घुसेगा यहाँ पर 3/2 इंटू 5/2 √3। ओ यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर √5 था, देखिए यहाँ पर √5 था, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर गलती कर दिया था, यहाँ पर √5 हो गया, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, तो ये √5 हो, इसलिए मेरा साइन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। बोलेंगे सर क्या करा रहा है, गलती करा दे रहा है, क्या करें, कभी कोई गलती हो सकता है। तो √5 इंटू √3 क्या होगा, √15/4 माइनस 1/2। √15 का वैल्यू देखिए √16 का वैल्यू 4 होता है, तो √15 का वैल्यू 3.9 ऐसा कुछ होगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेट में 3.9 लिख सकते हैं /4 माइनस 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको नियर अबाउट 3.8 ऐसा कुछ होगा। तो 4 9 जा 36 15 का अंडर रूट करने से 0.3 ऐसे 9 पॉइंट समथिंग होगा, सॉरी 4 9 जा 36 2 95 0.95 ऐसा कुछ होगा माइनस 0.5 तो 0.45 ऐसे आ रहा है। तो हमारे पास क्या सॉल्व करके आ गया, साइन I1 का वैल्यू 0.45 आ गया। तो यहाँ पर I1 का जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स 0.45 ऐसा कुछ आएगा। तो 0.45 देखिए साइन इनवर्स 0.33 19 डिग्री था, तो 0.45 मतलब ग्रेटर देन 19 डिग्री होगा।
ये जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 19 डिग्री होगा। और इसी से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि ये अगर ग्रेटर देन 19 डिग्री हुआ तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होगा, 30 डिग्री के ऊपर ही होना पड़ेगा पास करने के लिए। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही हो रहा है, 0.45। इसको आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर में जो हो रहा है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री ऑब्वियसली होगा। तो यही प्रूफ आप लोग का था। ये थोड़ा प्रूफ आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हमें वैसे अप्रोच करना पड़ेगा। आप लोग शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, ड्रॉ ग्राफ 3 का क्वेश्चन टू शो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ हार्म। तो ड्रॉ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ हाउ कैन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, EVS इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, VS इक्वल्स टू एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। तो इसका जो ग्राफ होगा उसको कैसा टाइप का ग्राफ होगा, इस तरफ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, इस तरफ अगर हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन बाई ई। यह है W0 बाई ई का पार्ट है ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है, स्लोप है। ये वाला हमारा स्लोप है, एम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप एम इक्वल्स टू जो tan थीटा होता है उसका वैल्यू क्या होगा, एच बाई ई। इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, इसका स्लोप का वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू एम का वैल्यू है एच बाई ई, ग्राफ का स्लोप का वैल्यू एच बाई, ये है इसका ग्राफ। अब इसी के साथ क्वेश्चन ने बोला है क्या बोला है, हाउ कैन प्लैंक कांस्टेंट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, एच निकालना है। तो एच का मतलब क्या है, ई इंटू एम, दैट इज ई इंटू स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो प्लैंक कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ के साथ ई को मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। ये बोलेंगे सर ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, हमें प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का और क्या बोला है देख लेते हैं। 3 का और, चलिए 3 का और बोला है, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिकेस इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो m डिके किया दोटा पार्टिकल m1 और m2 में, हैविंग जीरो वेलोसिटी, व्हाट विल द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो रेस्ट में हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, तो बोला है पार्टिकल्स डी ब्रोगली रेशियो क्या होगा। तो 2 पार्टिकल में टूटा है, तो डी ब्रोगली का मतलब क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी, या एच बाई मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है एम इंटू भी। तो पहला पार्टिकल के लिए m1 के लिए क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 इक्वल एच बाई P1, m2 के लिए क्या होगा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू एच बाई P2। अभी क्वेश्चन में बोला है m1 इक्वल्स टू m2, सो हमारा P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या होगा, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, दैट इज P2 बाई P1 होगा, दैट इज 1। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इज टू लैम्डा 2 1:1 होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके साथ और एक क्वेश्चन है, फोटोन वेव है या पार्टिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सालों का डिबेट है। मैंने आप लोग जब पढ़ा था तभी बोला था, फोटोन वेव और पार्टिकल दोनों नेचर एग्जीक्यूट करता है। फोटोन है डुअल नेचर, फोटोन का क्या है, डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब ये बोथ एक्ट एज अ पार्टिकल और वेव, दोनों के तरह ही काम करता है। तो फोटोन क्या है, एक्ट्स बोथ एज अ पार्टिकल एंड ए वेव। तो ये 3 का और का क्वेश्चन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन 4 बोला है, नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ एन इक्विएंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. When the prism is immersed in a suitable liquid, the ray makes a grazing along the other surface. Find the refractive index of the liquid and draw the diagram of the path. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रिज्म है, इसको मैं एक ऐसे मीडियम में रखूंगा जबकि जब लाइट इसमें जाएगा तो ऐसा करके लाइट गया, ये बाहर ऐसे ग्रेजिंग करके निकलेगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मुझे चाहिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.45।
सो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल एंगल R2 क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल है, और ये क्या है, ये वाला है हमारा I2, इसका वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो हमें निकालना है उस मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं तो हमें क्या पता है, म्यू साइन ऑफ थीटा सी इक्वल्स टू म्यू एम साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू एम बाई म्यू, मुझे म्यू एम निकालना है तो म्यू एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा सी, तो म्यू का वैल्यू क्या 1.45, साइन थीटा सी का वैल्यू ग्रेजिंग अलोंग द मीडियम। अभी बोला है कि ये इक्वी एंगुलर प्रिज्म है। इक्वी एंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है, ए का वैल्यू क्या 60 डिग्री। अब यहाँ पर R1 का वैल्यू भी हमारा 0 डिग्री होगा, ऑलरेडी हमें पता है R1 का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तभी तो मतलब इसको डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होता सीधा जाता। अगर 60 डिग्री मतलब ये वाला है तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। सो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस R1 दैट इज 60 डिग्री हो गया ये वाला। तो मतलब थीटा सी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा थीटा सी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 1.45 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, ये इसका वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। इसको आप मैं और कर नहीं रहा हूँ, ये वाला आप लोग निकाल देना 1.45 और 1.732/2 जो सॉल्व आएगा हम पर आप लोग आंसर बिठा देना। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सिंपल क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से कर लेना, मैं और नहीं कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 4 का और ये रे डायग्राम हो गया। अभी 4 का और का क्वेश्चन क्या है देखिए, 4 का और का क्वेश्चन क्या दिया है। 4 का और का क्वेश्चन बोला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या दिया है 100 दिया है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो एल क्या बोला है 101 सेंटीमीटर बोला, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में डिस्टेंस बोले 101। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो कैसे करेंगे। सो एल का मतलब ही तो क्या है f0 प्लस एफ, इसका वैल्यू 101 सेंटीमीटर दिया है। मैग्निफिकेशन का मतलब हमें क्या पता है, बोलिए क्या पता है मैग्निफिकेशन का, f0/fe। तो नीचे क्या लिख सकते हैं हमें क्या पता है m/1 है, तो f0/fe है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, m+1/1 अगर करते हैं तो f0 प्लस fe/fe हो जाएगा। तो अरे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, a/b इक्वल्स टू का c/d होता है, तो मैं लिख सकता हूँ तो a प्लस b/b इक्वल्स टू c प्लस d/d हम लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 100, तो 100 प्लस 1 इक्वल्स टू f0 प्लस fe का मतलब क्या l/fe। तो l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू है हमारा 101/fe का वैल्यू है। तो fe का वैल्यू क्या हो जाएगा 101/100 प्लस 1 का 101, तो fe का वैल्यू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस क्या आ गया, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया 1 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। और हमारे पास क्या पता है f0 प्लस fe का वैल्यू क्या है 101 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है L0। तो यहाँ पर f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 101, क्योंकि f0 का वैल्यू 1 है, 1 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, 100 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 का और का क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखिए, बोला है लाइट ऑफ वेव लेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए फोटोसिंथेटिक मेटल और वर्क फंक्शन बोला है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट का वेवलेंथ बोला है 5000 एंगस्ट्रॉम और इसका वर्क फंक्शन बोला है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो हमें पता है अगर 12400 दे दे बाई 5000 एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिख दे, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन क्या दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बार करा चुका हूँ मैं ये फॉर्मूला में, 2 तो 0 गया 2 तो 0 गया, 5 × 10 45 2 10 24 आ रहा है, 5 4 20, तो 40 और 5 8 40, दैट इज 2.48 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आएगा 8 9 और 5, तो 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, अगर आप इसको जूल में करना चाहें तो 0.58 × 1.6 10⁻19 कर देना, तो किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है।
मुझे क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मांगा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई इलेक्ट्रॉन, तो ई कट गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0.58 वोल्ट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डन, कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देख लिया, तो इसको लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, हो गया। चलिए 5 का और का क्वेश्चन, 5 का और का क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। सो 5 का और का क्वेश्चन क्या दिया है, 5 का और का क्वेश्चन दिया है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, विच वन हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड लेस काइनेटिक एनर्जी। फोटोन और अल्फा पार्टिकल दिया है, तो अल्फा और फोटोन दिया है, फोटोन या प्रोटॉन बोला, प्रोटॉन बोला, सॉरी प्रोटॉन। तो जान के रखिए, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन है, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन है। ठीक है, तो पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें कंपेयर करना है। तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, एच बाई मोमेंटम एम इंटू भी, दैट इज एच बाई √2 एम इंटू ई, ये वाला हमारा था, या एच बाई √2 एम क्यू कैपिटल भी मतलब पोटेंशियल। सो अल्फा के साथ अगर प्रोटॉन का हम कंपेयर करें तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच बाई √2 एम अल्फा क्यू अल्फा इंटू कैपिटल भी बाई एच बाई √2 एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन, और भी सेम पोटेंशियल है, तो भी कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा, ऊपर चला जाएगा एम पी क्यू पी डिवाइडेड बाई एम अल्फा क्यू अल्फा। तो क्या लिखेंगे ऊपर, 1 इंटू 1 में एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन, नीचे क्या हो जाएगा 2 एम प्रोटॉन, क्योंकि इसका वैल्यू 4 टाइम्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ, और क्यू अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 क्यू प्रोटॉन, तो ये कट गया, ये कट गया, दैट इज 1/√8, दैट इज 1/2√2, दैट इज अल्फा इज टू प्रोटॉन 1/2√2 हो गया। तो कौन ज़्यादा है, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, सॉरी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये तो हमारा वेवलेंथ का कंपैरिजन करते हैं, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा है। अभी आपको पूछा है कि किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अभी काइनेटिक एनर्जी और क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी देखिए हमारे पास क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज 1/2 एम इंटू पी स्क्वायर, हमें पता है, मोमेंटम पता है हम लोगों को, तो मोमेंटम पता है हमें पी स्क्वायर, मोमेंटम का वैल्यू क्या है 1/2 एम। देखिए एच बाई एम भी, तो हमें लैम्डा का वैल्यू अगर एच बाई एम भी है, दैट इज एच बाई पी है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, सो क्या हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अगर अल्फा पार्टिकल और हमारा प्रोटॉन का हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो करें तो क्या पड़ा रहेगा, ऊपर 1/2 एम एच स्क्वायर बाई लैम्डा अल्फा स्क्वायर, 1/2 एम एच स्क्वायर बाई लैम्डा प्रोटॉन स्क्वायर। तो ये वाला कट गया, स्क्वायर कट गया, क्या पड़ा रहेगा, लैम्डा प्रोटॉन का स्क्वायर बाई लैम्डा अल्फा का स्क्वायर। अभी देखिए लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा अल्फा क्या रेशियो मिला था, 2√2/1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 8/1, दैट इज ई अल्फा इज टू ई प्रोटॉन क्या हो गया 8:1। तो इसका मतलब क्या है, किसका ज़्यादा है, अल्फा का पार्टिकल ज़्यादा है प्रोटॉन, तो अल्फा का काइनेटिक एनर्जी मोर दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, हो गया, डन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम लोग का हो गया 5 का और। इसके बाद सेक्शन बी और सी डी, सेक्शन बी और सी देख लेते हैं, कितना सारा न्यूमेरिकल्स दिया है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है, चलिए कर लेते हैं। तो 6 का जो और का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, सेक्शन बी और सी में क्लास लूँगा, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं यहाँ तक अभी का क्लास रखता हूँ, आप लोग को मैं ये दो तो कराऊंगा, वीडियो क्लास छोड़ूंगा लेकिन बाद में कराऊंगा, आप खुद थोड़ा ट्राई कीजिए। ये मैं आप लोग को टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं सब करा दे रहा हूँ तो आप लोग को स्पून फीड हो जा रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये जो बी और सी का क्वेश्चन है खुद से ट्राई कीजिए, सेक्शन बी और सी का। फिर मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा मैं बी और सी का क्वेश्चन, लेकिन पहले मैंने तो यहाँ तक कराया इतना सारा क्वेश्चन, पहले आप खुद प्रैक्टिस करके खुद करने की कोशिश कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं इसका तो पीडीएफ नीचे दे दूंगा, वहाँ से खुद ट्राई कीजिए। तो करने के बाद फिर जो आप नहीं कर पाए वो मैं जब इसको सॉल्व कराऊंगा तब आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब कराने जाऊँ एक से एक आपका बहुत ही स्पून फीडिंग हो जा रहा है। तो मैं आप लोग को बोलूँगा बाकी थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर कोई एनरोलमेंट होना चाहता है हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में, तो आज है हमारा 6 जनवरी और कल है 7 जनवरी लास्ट डेट है। तो लास्ट 2 दिन आपका बाकी है, तो इसके अंदर जो एनरोल करना चाहते हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद और एनरोलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।